आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स अध्याय 3 जो सरकार क्या है टॉपिक है। एक्सरसाइज 3 जो है ये सिविक्स का राजनीतिक विज्ञान जो कि ये सरकार क्या है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा पहले ऊपर देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हाल बुरा नहीं है, जरूर पास किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। ये कार्टून वाला है। और मैंने उस छोटी माला बनाने के लिए कहा था, वे बहुत दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति हैं और इतनी भारी माला का वजन संभाल नहीं पाएंगे। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं के गलतियों को ढूंढने के लिए करें। कार्टूनिस्ट का काम क्या रहता है? कार्टून के जरिए क्या करना है? जो भी बुराई है, जो गलत हो रहा है, उसको प्रस्तुत करना है। तो ये कौन कहे थे? आर के लक्ष्मण। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि सरकार क्या है। सरकार क्या है? आपने सरकार शब्द जिक्र कई बार सुना होगा। सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। सरकार से हम लोग मांग करते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, जैसे कि जहां बाढ़ आ जाता है वहां बहुत सारे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, खाना नहीं मिलने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, घर टूट टूट के भस जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सरकार से अपना राहत के लिए क्या करते हैं, मांग करते हैं सामग्री सबके लिए। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम को तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार द्वारा मांगा गया था। कोयला और बिजली विभागों का पुनर्गठन पक्ष में सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। मतलब जो जो परेशानी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं। पहले यही देख लेते हैं। ऊपर दी गई अखबारों के सुर्खियों को देखिए, इनमें से किन किन चीज़ों को कामों की बात की जा रही है, उनकी सूची बनाइए। सूची 1 2 3 4 करके बनाना है। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। जैसे कि था कि कहीं बाढ़ आ गया, प्याज का रेट अगर बढ़ गया, सूखाग्रस्त हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश, ये सब कोयला बिजली, ये सब टोटल चीज़ पे सरकार से वार्तालाप करने के बाद सारा एक समय सीमा और एक एग्जैक्ट जितना होता है ना, वो सारा इसमें लिखना है। चलिए, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर भी किसी चीज़ों के दाम कैसे घटाया जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी होता है। ये सब सारा काम कौन करते हैं? तो सरकार करते हैं। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जो प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार के ही अंग है। न्यायालय भी जो है क्या है, सरकार के हैं अंग ही आते हैं, वो अंग में आते हैं, ताकि कोई तरह की समस्या हो तो उस समस्या का समाधान
आसानी से हो सके और पब्लिक को ज़्यादा परेशानी नहीं होना पड़े। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। सरकार के लिए इन कामों को 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 करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय ली जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। लोग के लिए सरकार कई तरह का काम करती है और वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। चलिए ये देख लेते हैं कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये सब क्या है, सरकार के अंग हैं। क्या ये भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल और सर्वोच्च न्यायालय, जो कि ये भारतीय रेल, ये हो गया भारतीय पेट्रोलियम और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, जो कि ये सरकार के अंग हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ भी है, इसको भी देख लेते हैं। क्या आप सरकार के कुछ और कामों के उदाहरण दे सकती हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई हो। हाँ तो दे सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, नई उद्योगों की स्थापना करती है सरकार। जो क्या करते हैं, नई उद्योगों की स्थापना करती है। नई उद्योगों की स्थापना करती है और क्या करते हैं, तो दूसरे देशों से व्यापार करती है। और क्या करते हैं, दूसरे देशों से व्यापार करते हैं। और क्या करते हैं, तीसरा नंबर में क्या करते हैं, खेलों के विकास के लिए काम करती है। खेलों के विकास के लिए काम करती है। तो क्या क्या तीन बताया गया था, तीन हम लोग लिख लिए। फर्स्ट में क्या था, नए उद्योगों की स्थापना करती है सरकार, दूसरों देशों से व्यापार करती है सरकार, खेलों के लिए विकास के लिए काम करती है। मतलब ये सारा कुछ सरकार करते हैं जो कि पब्लिक को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। चलिए सरकार के स्तर को हम लोग पढ़ते हैं। सरकार के स्तर, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होंगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा फिर से अंडरलाइन करेंगे। सरकार अलग अलग स्तर पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर मतलब लोकल एरिया पे, फिर राज्य स्तर पे एवं राष्ट्रीय स्तर पर। मतलब स्थानीय हो गया मतलब जिला स्तर पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर क्या हो गया ये सेंट्रल लेवल पे। स्थानीय सरकार का मतलब अपने गांव, शहर या मोहल्ले। स्थानीय सरकार का मतलब हो गया लोकल, मतलब अपने गांव, शहर, मोहल्ले, जिला। मोहल्ले से हैं। राज्य स्तर का मतलब होता है कि पूरे राज्य को ध्यान में रखें। जैसे कि मुख्यमंत्री हैं, वो क्या करते हैं, पूरे राज्य को देखते हैं। और एक मुखिया का जो चुनाव होता है तो मुखिया जी क्या करते हैं, वो अपना पंचायत को देखते हैं। उसी तरह अगर क्या कहते हैं, जिला परिषद जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरा जिला को देखभाल करते हैं। तो यही है इसका मतलब। और पूरे राज्य पे ध्यान रखें। जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्र को देखो, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश में होती है।
इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है। स्थानीय सरकार मतलब लोकल वाला सरकार, गांव मोहल्ला जिला वाला जो होता है वो कैसे काम करती है। और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या काम करते हैं और क्या करते हैं। इसमें मैप दिया गया है एटलस, जिसमें सारा स्टेट का है कहाँ पे क्या है। ठीक है, चलिए ये है भारत प्रशासनिक प्रभाग 2011 के बारे में, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई टोटल एटलस में दिया हुआ है कहाँ पे कितना क्या है स्टेट। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, नोट में दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य का पूर्ण गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना है। ये तो हम लोग पहले भी देखे थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया था, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में। कब बंट गया पहले देखेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि 2 जून 2014 को क्या हो गया था, तेलंगाना जो है ना पहले पार्ट था आंध्र प्रदेश का, ये क्या हो गया अब तेलंगाना भारत का एक 29वां राज्य बना। ठीक है, तो 2 जून 2014 को। और उसके बाद फिर क्या हुआ 31 अक्टूबर 2019 को क्या हो गया, फिर जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, ये क्या किया, इसको 2 भाग में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो अभी वर्तमान में जो है ना 28 स्टेट है, मतलब 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित राज्य है। चलिए सरकार एवं कानून को पढ़ते हैं। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोग को वह कानून मानने होते हैं। जैसे कोई भी नियम बन गया तो हम लोग उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार जो काम करती है वो क्या करते हैं, कानून के ही अनुसार काम करते हैं। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही यह ताकत भी सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। मतलब जैसे ही सरकार कानून बनाएगा ना तो वैसे ही पब्लिक को क्या करना होगा, उस कानून को मानने के लिए मतलब कराना होगा, मानना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। जो गाड़ी वैन चलाते हैं तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, ये नियम बना है। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए, अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। तो एक नियम है। तो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डीएल लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, उसके बाद ही कोई कार्य करते हैं। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। तो इसको जरा सा देखते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी जाति या धर्म के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और न्यायालय से अपना क्या होगा, अपना वो निर्णय ले सकते हैं और यह दावा कर सकती हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार। सरकार के निर्णय लेने और कानून को पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न के उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। अगर कोई भी सरकार भी गलती करे तो उसके लिए क्या करते हैं, तो फिर न्यायालय में जाके अपना हम लोग दायर कर सकते हैं दावा के लिए कि यहाँ पे ये सरकार भी गलत कर रही है या मेरे साथ भी गलत हो रहा है। लोकतंत्र में तो
लोग ही सरकार की यह शक्ति देते हैं। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। जैसे कि कभी चुनाव हुआ, हम लोग अपना फेवरेट नेता को वोट देते हैं और उसको हम लोग जीतने के बाद वो सरकार बनाते हैं और वही लोग फिर कानून बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय का आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। राजा जो बोल दिए वही होगा, इससे कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं कर सकते हैं। जो ये बोल दिए वही हो जाएगा। चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों? नीचे दिए गए कथनों पर जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर लिखिए। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद के नेता चुनने की छूट होती है। हाँ, अगर मान लेते हैं कि 4 नेता मतलब चुनाव के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें हमको किसको वोट देना है, किनको जिताना है, वो मेरे पे डिपेंड रहता है कि हम लोग सब मिलके एकजुट होके किसको वोट डालना है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। लोकतंत्र में एक राजा के पास नहीं, राजा को पूरे देश पे शासन करने का ताकत नहीं रहता है। राजतंत्र में राजा या रानी के द्वारा लिखित गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। नहीं, राजा के लिखे गए प्रश्न और रानी द्वारा लिया गया निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार, अब देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है। भारत एक लोकतंत्र है। भारत क्या है? एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि 5 साल की जो सरकार जो हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग अपना नेता चुनने का हम लोग को अधिकार है। ये नहीं कि एक ही बार कोई मतलब सरकार में आ गए हैं और पूरा लाइफ वही रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, 5 साल में हम लोग चेंज होता है और फिर हम अपना मनपसंद का नेता को चुन सकते हैं। तो वो सब क्या चीज़ में आते हैं? लोकतंत्र में आते हैं। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। इसलिए एक अर्थ ये भी होता है कि लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे रूप से भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर
यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे रहने देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर से स्याही निशान लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? तो ताकि वह केवल एक वोट दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य, ये जो वोटिंग के समय जो उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है ना, इसलिए लगाया जाता है कि वो जो वोट देने गए हैं वो एक ही वोट दे सकें और एक ही बार दे सकते हैं, बार बार नहीं। चलिए यहाँ क्या था कि प्रतिनिधि चुनते हैं, ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है, आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। मतलब वयस्क नागरिक होते हैं जो 18 प्लस होते हैं, 18 प्लस जो होते हैं। ठीक है, 18 साल से ऊपर या 18 साल। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। बहुत पहले की बात थी कि औरत और गरीब को चुनाव में भाग लेने के लिए सम्मिलित नहीं किया जाता था। अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये गलत बात था ना कि औरत और गरीब और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। आज़ादी से पहले जब भारत आज़ाद भी नहीं था, मतलब 1947 के पहले की बात है, कि सभी लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। जनता जो थे इससे संगठित मतलब एकजुट होकर इसकी मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार को विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है कि यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखे थे और कब लिखे थे? तो महात्मा गांधी ने लिखे थे। कब लिखे थे? तो 1931 में लिखे थे। क्या लिखे थे? कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह अपनी आदमी जिसके पास चरित्र है, वह संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता है। यह जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। मतलब यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी लिखे हैं कि कैसा ये गलत बात है ना कि जो गरीब है, जो ईमानदारी से अपना 2 रोटी कमाता है, खाता है, उसको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं? ये गुनाह है गरीब होना। चलिए पहले इसको भी देख लेते हैं, तब फिर नीचे पढ़ेंगे। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। संसार में मतलब वर्ल्ड में, विश्व में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। मतलब बड़ा बड़ा जो देश है ना, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ भी भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था, तभी सभी को वोट देने का अधिकार मिला था। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना 1919 में, तो उस समय और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। महिला एकजुट होकर क्या कहते हैं कि हम लोग को भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। महिला मताधिकार आंदोलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। सफ्रेज का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार।
युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। बीच में अब क्या हो गया, धीरे धीरे इस महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किए तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणा बनाए रखी थी। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किए तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब ये लोग भी ये कर सकते हैं। तो आश्चर्य हुआ कि उन्हें महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाए रखी थी। मतलब मन में पहले से वो लोग सोच रखे थे कि औरत है, महिला है, फीमेल है, ये लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए ये सब नहीं है, लेकिन वो लोग औरतें करके दिखाएं। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती है। इस तरह के महिलाएं निर्णय नहीं लेने में समान रूप से योग्य माने जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने भी सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे के जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया, ताकि उसका प्रदर्शन करने का मतलब था कि लोहे से जंजीरों से बांधा हुआ, मतलब हम लोग को बांध के रखा गया है, हम लोग को अपना मत देने का अधिकार नहीं है, सरकार बनाने का अधिकार नहीं, ये गलत है, ये सब वो लोग क्या करते थे, प्रदर्शन करते थे। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई, मतलब आंदोलन होगा तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। क्रांतिकारी महिलाओं जेल गए, भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। एकदम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अमेरिका में वोट देने का अधिकार औरतों को कब मिला, तो 1920 में मिला। जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद मिला। तो कब मिला, इंग्लैंड में कब मिला, तो 1928 में। पहले कहाँ मिला, तो अमेरिका में। कब, तो 1920 में। फिर बाद में इंग्लैंडों में औरतों को अधिकार कब मिला, तो कुछ साल बाद, मतलब 7-8 साल बाद, 1928 में। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो 1920 में। इंग्लैंड में औरतों को मताधिकार वोट देने का अधिकार कब मिला, तो 1928 में। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ 33-34 में मानचित्रों को देखिए, वो भारत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाते हैं। इन मानचित्रों को विभिन्न अन्य साधनों से जानकारी को पता लगाएं। भारत के पड़ोसी देश के नाम, अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उनके पड़ोसी देश के नाम, अपने जिले एवं उनके पड़ोसी जिलों के नाम, अपने जिले और राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाला मार्ग, मतलब रास्ता। ये सारा है, ये क्वेश्चन एक तरह से बनाया जाएगा इसको, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में। नीचे देख तालिका को दिए गए कथनों पर नजर दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार किस स्तर से संबंधित है? उनके आगे निशान लगाइए। ठीक है, देखते हैं। भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय है। कैसा निर्णय है ये? भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय है। तो कैसा संबंध है ये? पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय है। ये हो जाएगा स्थानीय। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच नई रेल सेवाएं का शुरुआत किया गया। तो ये क्या हो जाएगा? चलिए, इसको देखना है कि ये स्थानीय स्तर का है या राज्य स्तर का है या राष्ट्रीय स्तर का है। राष्ट्रीय स्तर का मतलब हो गया देश का, राज्य स्तर हो गया अपना स्टेट का, स्थानीय मतलब हो गया गांव, मोहल्ला, जिला, पंचायत का। तो अब पढ़ते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। भारत सरकार रूस किस में आ गया? देश में हो गया। तो साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय कौन सा? ये राष्ट्रीय हो गया। ये स्थानीय में तो रूस नहीं आएगा, राज्य में तो रूस नहीं आएगा, राष्ट्रीय स्तर पे आएगा। चलिए, पश्चिम बंगाल सरकार को सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने में निर्णय लिए। तो पश्चिम बंगाल क्या है? एक राज्य है।
स्थानीय थोड़ा है, जिला है या कुछ है। पश्चिम बंगाल एक राज्य है, तो ये क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी ये किस में आ जाएगा, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी किस में आ जाएगा, तो ये भी हमको लगता है कि डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी ये भी स्टेट के रूप में आएगा, राज्य के रूप में, क्योंकि ये डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी ये दोनों, एक डिब्रूगढ़ असम में है, कन्याकुमारी इधर है साउथ में, तो ये दोनों स्टेट लेवल, राज्य लेवल का हो जाएगा, देश का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। चलिए, गांव में एक सार्वजनिक कुएं का स्थान को चुनने का निर्णय लिया गया है। अगर गांव में एक कुआं या नल या चापानल बनवाने का हो तो ये तो स्थानीय सरकार का काम है, मुखिया, जिला जो भी है, समिति, ये सब स्थानीय हो जाएगा। तो स्थानीय कहाँ है, तो स्थानीय पहला नंबर है। तो गांव में सार्वजनिक कुएं होगा, ये स्थानीय हो जाएगा। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनवाने का निर्णय लिया गया है। तो पटना जो है क्या है, पटना क्या है, राज्य नहीं है ना, बिहार है राज्य, बिहार की राजधानी है पटना, तो पटना भी क्या हो जाएगा, एक स्थानीय हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा सरकार के सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय। हरियाणा सरकार मतलब हरियाणा क्या है, एक स्टेट है, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा राज्य में। क्या आ जाएगा, हरियाणा सरकार किसानों को मुफ्त, ये राज्य में आ जाएगा। 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय। ये कौन लेंगे, देश लेंगे, तो देश क्या चीज़ में आ जाएंगे, देश लेंगे मतलब सेंट्रल सरकार लेंगे। तो 1000 रुपये के नोट में शुरू करने का निर्णय कौन लेंगे, स्थानीय तो नहीं ले सकते हैं, राज्य तो नहीं ले सकते हैं, ये क्या होगा, राष्ट्रीय ही लेंगे ना। चलिए, सारा टिक हो गया। अब अभ्यास सूची बना इस तरह का, इसमें प्रश्न दिया गया हुआ है। चलिए, आज का ये टॉपिक टोटल कंप्लीट हो गया। ये आज का टॉपिक था सरकार क्या है, सरकार क्या है। अध्याय 3 था एनसीईआरटी का, सरकार क्या है, जो कि ये एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करा दिया गया है। अब एक्सरसाइज 4 है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।